नमस्कार प्यारे दोस्तों। जियोग्राफी जैसे कि हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, आज फिर वही जियोग्राफी एसएससी का हम लेकर आए हैं। और रेलवे ग्रुप डी किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, जीएस के इन प्रश्नों को हम उतनी ही आसानी से रियल एग्जाम में करेंगे जितनी आसानी से आप मेरे साथ परिवर्तन क्लासेस के साथ करेंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब है, पर आपको पढ़ाने के लिए शरीर में जोश बहुत है और जिस वजह से आज ये क्लास लेने के लिए हम तत्पर हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि 20 प्रश्न आज रखे गए हैं। इन 20 प्रश्नों में से आप जवाब कितने प्रश्नों पर दे पा रहे हैं, इस चीज पर आप रहिएगा और अंतिम में कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस और टॉपिक पर चाहिए। चलिए तो शुरू किया जाए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। पर्वतों को निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? यानी चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंध, यानी किस श्रेणी से हिमालय का संबंध है? पठार पहाड़ से नहीं, भ्रंशोत्तर पहाड़ से नहीं, ये भी नहीं, वलित या गुम्बन नुमा पहाड़ नहीं, ये भी नहीं, वलित पर्वत। क्योंकि हिमालय कैसा पर्वत है? वलित या नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ये चीज याद रखें। सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है, पेपर में पूछा जाता है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? और बात करें सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? सबसे पुरानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर बात करें सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, तो वह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? हिमालय पर्वत श्रृंखला। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली अरावली पर्वत श्रृंखला। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर ये सबसे नवीनतम होगा तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट कितनी है? तो याद रखेंगे इसकी जो टोटल हाइट है वो 8,848 मीटर। और इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा के नाम से जानते हैं, कि नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से हम जानते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला अगर है तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, जो कितनी है? जो 1722 मीटर ऊंची है। और ये कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये राजस्थान पर स्थित है। माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर चोटी है। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? 7 नहीं, 8 नहीं, 9 या 6? क्या रखेंगे? 9 के साथ लगती है। 8+1, 8 राज्य हैं। 8 राज्य हैं और एक क्या है? यूटी है। और किस देश के साथ लगती है? तो याद रखेंगे नेपाल देश के साथ सीमा लगती है। नेपाल देश के साथ। और एक यूटी किसके साथ? दिल्ली के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। बात करें हिमाचल प्रदेश कितने मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, तो याद रखेंगे 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है। ये दो प्रश्न जरूर याद रखेंगे, पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किसका घर है?
केटू का घर है, तो वो पीर पंजाल नहीं, ये नहीं है। पूर्वी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ना ही लद्दाख रेंज ना ही जास्कर रेंज, वो है काराकोरम रेंज। यानी केटू जिसका नाम है गाडविन आस्टविन, गाडविन आस्टिन, ये इसका पूरा नाम होता है और ये पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। अच्छा, बात करें विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यही केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बात करें पहली चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैं अभी जस्ट ऊपर बताया हूं, माउंट एवरेस्ट। विश्व की तीसरी थर्ड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में। कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में। उसके बाद आगे चला जाए, प्रश्न संख्या चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 23.5 डिग्री उत्तरी भारत को लगभग दो हिस्सों में विभाजित करता है, तो कौन सा 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा या मकर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में एक बात याद रखेंगे, भारत को बीचों बीच काटता है कर्क रेखा, भारत को बीचों बीच दो भागों में विभाजित करती है। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखें। एक बार बताएंगे मेरी आवाज क्या क्लियर तरीके से आपके पास पहुंच पा रही है या फिर आवाज रुक कर जा रही है। क्लियर, क्लियर, आवाज क्लियर है, ध्यान से समझो। भारत को भारत को दो बराबर दो बराबर भागों में विभाजित विभाजित करती है। कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। किस कहां से दो भागों में विभाजित करती है, ये जो विभाजित करती है ये यहां से दो भागों में विभाजित करती है। अगर याद रखें इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है, इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है, तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, इसकी सीमा 8 राज्यों के साथ लगती है। किस किस के साथ लगती है, 8 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अच्छा, वो 8 राज्य कौन कौन से जिसके साथ इसकी सीमा लगती है, 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य कौन कौन से राज्य हैं, एक तो हो गया गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद कौन सा, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा और फिर मिजोरम, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। आप चिंता मत लीजिए, आज आपको 8वां नाम मैं होमवर्क में नहीं दूंगा। बात करें सबसे पहले कहां से गुजरती है, तो याद रखेंगे सबसे पहले फर्स्ट यहीं से और सबसे लास्ट कहां से, मिजोरम से। एक बात और भी याद रखेंगे, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली दो बार काटने वाली नदी, यानी वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो याद रखेंगे माही नदी। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा के स्थित सबसे नजदीक शहर, सबसे नजदीक शहर, अच्छा ये कर्क रेखा के स्थित सबसे नजदीक शहर की बात कर रहा है, तो हमेशा याद रखेंगे ये जो राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों में ये बात कर रहा है कि उन राज्यों में सबसे नजदीक का शहर कौन सा है, तो रांची। रांची ये कितना, 23 डिग्री 11 मिनट पड़ता है। और सबसे दूर कौन सा है, तो वो है जयपुर, वो है जयपुर। ये कहाँ का है, राजस्थान का। सबसे दूर कौन पड़ता है, जयपुर, ये कहाँ का है,
राजस्थान का। तो उसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 भागों में नहीं आता? मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के 3 भागों में नहीं आता। बड़ा अटपटा सा प्रश्न है ये। इस प्रश्न को जब ये आया था 2019 के सीएचएसएल में, तो ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न को छोड़ दिया था। तो जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग में नहीं आता। जब किसी राज्य के विशेषतर प्रश्नों को पूछता है तो बेहतर है कि उस इलाके के प्रश्न ही कर पाते हैं, औसत बच्चे इसे नहीं कर पाते। लेकिन इस प्रश्न को चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो इसका है जिंदवाड़ा। इसका सही जवाब क्या है? जिंदवाड़ा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। चैल हिल स्टेशन में स्थित है। चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ना ही उत्तर प्रदेश में, ना ही अरुणाचल प्रदेश में, ना ही मध्य प्रदेश में। स्थित कहां पर है? यह है हिमाचल प्रदेश। कलुमार शिखर, इसे सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। कलुमार शिखर डैश पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर, दूसरा नाम इसका क्या है? सद्भावना शिखर। कलुमार शिखर डैश पर्वत श्रृंखला में उच्चतम, यानी ये किसका सबसे उच्चतम बिंदु है? काराकोरम का नहीं, सतपुड़ा का, धूपगढ़ नहीं, अरावली का, गुरु शिखर। ये किसका है? विंध्य पर्वत का सबसे। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो याद रखेंगे, माथेरान नामक जो हिल स्टेशन है ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में मणिपुर नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, केरल में नहीं। तो याद रखेंगे, याद कैसे करेंगे? माँ से माथेराना और माँ से महाराष्ट्र, माँ से माथेराना, माँ से महाराष्ट्र। इसे याद करने का एक आसान तरीका। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? और ये पिछली क्लास में पूछा गया था, वहां पर सीजीएल के एग्जाम में आया था, और इस क्लास में सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है। तो इसका जवाब क्या होगा? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? एक बार इसका जवाब देंगे। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, या पश्चिम बंगाल में? तो ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, ये है उड़ीसा में। ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 10वां। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बृहत घाटी कोष्टक में ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, स्थित है। यानी जो गंडीकोटा घाटी है इसे भारत में ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है? कर्नाटक में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, केरल में नहीं है। ये है कहाँ पर? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय मानक समय की गणना डैश, जो भारतीय मानक समय है इसकी गणना कैसे होती है? भारतीय मानक समय की गणना डैश से क्लॉक टावर से की जाती है। हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर, संबलपुर। तो मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। एक चीज याद, भारतीय मानक समय रेखा क्या है? भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा क्या है? एक चीज याद, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय समय रेखा बोलते हैं। भारतीय समय रेखा कहते हैं, भारतीय समय रेखा बोलते हैं। उसके बाद बात करें, भारतीय समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य है जहां से गुजरती है? तो एक तो हो गया छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद एक हो गया आंध्र प्रदेश,
फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद हो गया उत्तर प्रदेश। ये इतने राज्यों से होकर गुजरती। अच्छा, बात करें भारतीय मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटे आगे। यानी जब अंतर्राष्ट्रीय समय, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा हम किसे बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का उपनाम है। कौन कौन सा उपनाम है इसका, याद रखेंगे? उपनाम, उपनाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखा है, और जो डी जीरो सॉरी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे ही, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्योंकि गला फंस रहा। आज मेरी तबीयत खराब थी दोस्तों, लेकिन आपकी क्लास की वजह से मैंने क्लास लिया आज। क्या एक बार बताएंगे? आवाज अब सही जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का उपनाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर इसे ही हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, या ही इसे ही हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से। और इसकी समय रेखा से जो भारत का समय रेखा, वो कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। एक नोट में पॉइंट लिखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है। कर्क रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को, एक दूसरे को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में क्या करते हैं? काटते हैं। ये जरूर याद रखें। यानी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा ये कहां टकरा जाती है? ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में टकरा जाती है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, ब्रह्मा क्या कह रहा है। ब्लू जे, जो ब्लू जे है, या फिर इसे हम बोलते हैं इंडियन रोलर, कितने भारतीय राज्यों का राज्य पंछी है? एक बार जवाब देंगे। ब्लू जे या इंडियन रोलर भारतीय राज्य, यानी कितने भारतीय राज्यों का ये क्या है? राज्य पंछी। 4, 5, 2, 3, तो 3 का। एक तो हो गया उड़ीसा, एक हो गया कर्नाटक, और एक हो गया तेलंगाना, तेलंगाना। इसका सही जवाब, ना ही ये सही, ना ही ये सही, ना ही ये सही। आगे चले, प्रश्न संख्या 13। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सर्वोच्च शिखर है? जो गुरु शिखर है, वो कई पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सबसे ऊंचा शिखर है? गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर तो किसका है? अरावली का। सतपुड़ा का क्या है? धूपगढ़, धूपगढ़। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश। विंध्य पर्वत का क्या है? सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, या कलसुई शिखर करके भी इसका नाम आता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 देखिए। भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या है? यानी भौतिक विशेषताओं के संबंध में जो कायल है वो क्या है? एक बात समझेंगे। उत्तर पूर्व में जलोढ़ बाढ़ के मैदान नहीं, ग्लेशियर कले का मोटा जमाव नहीं, अप्रवाही जल नहीं। एक ही बचा है, इसे सही भी होगा लेकिन पढ़ लिया जाए। टेक्टोनिकल गतिविधि द्वारा बनी झील, यानी कयाल एक झील है। और याद रखेंगे, बात अगर झील की हो रही है तो एक याद रखें, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन। एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखें, देखा जाए कितने लोग लिख पाते हैं। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक बार बताएंगे।
चलिए ठीक, मैं बताता हूँ। झीलों के अध्ययन को हम बोलते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी बोलते हैं। कुछ झीलें हैं, जैसे अगर आपसे पूछ ले उलसूर झील कहाँ पर है, उलसूर झील। उसके बाद बात करें उमियम झील कहाँ पर है, उमियम झील। फिर तवा झील कहाँ पर है, कौन सी झील, तवा झील। चलिए इतने झीलों को देखा जाए। अगर बात कर दे कि उलसूर झील कहाँ पर है, यह है कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक। उमियम झील कहाँ पर है, मेघालय में। उमियम झील मेघालय में। तवा झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तवा झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद आते हैं, अगर बात करें कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत में बात कर रहे हैं सबसे मीठे पानी की झील, सबसे मीठे पानी की झील। उसके बाद बात करें सबसे खारे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील कौन सी होगी। उसके बाद बात करें पूर्वोत्तर की, ध्यान से समझेंगे, पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। फिर आगे बात करें भारत की सबसे ज्यादा अंतःस्थलीय लवणीय झील कौन सी है। ये वो हैं जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा अंतःस्थलीय, सबसे ज्यादा अंतःस्थलीय लवणीय झील कौन सी है, लवणीय झील कौन सी। उसके बाद बात करें उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सी है, उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सी है, उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सी। ये वो झीलें जो पेपर में बहुत बार पूछी गई है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, सबसे लंबी झील कौन सी है, इस पर एक बार जरूर ध्यान देंगे। अब ध्यान से समझिए, पेपर में जहां से पूछा जाता है सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। और यह है कहां पर, जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। और चिल्का झील भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर। पूर्वोत्तर की सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील लोकटक झील, हमेशा याद रखेंगे, लोकटक झील। और यह है कहां पर, मणिपुर में। सबसे ज्यादा अंतःस्थलीय लवणीय झील कौन सी खारे पानी की, तो वह सांभर झील। कौन सी झील, सांभर झील। और सांभर झील कहां पर है, राजस्थान में। उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सी है, उल्का पिंड से निर्मित झील का नाम है लोनार झील। कौन सी झील, लोनार झील। और सबसे लंबी झील कौन सी है, सबसे लंबी झील का नाम है बेम्बनाद झील। सबसे लंबी झील का नाम क्या है, तो हमेशा याद रखेंगे बेम्बनाद झील। जैसे कुछ झीलें मैं आपसे पूछ लूं कि कौन सी झीलें हैं, जैसे एक झील अगर आपसे पूछा जाए, बहुत फेमस है, कई बार उस झील के बारे में प्रश्न आ जाता है और लगभग कई सारे बच्चे गलत करके आते हैं। लगभग 5-7 झीलें हम आपसे पूछेंगे। शुरू किया जाए, शेषनाग झील कहां पर है, शेषनाग झील कौन सी। पुष्कर झील कहां पर है, पुष्कर झील कहां पर है। उसके बाद बात कर दे कि रेणुका झील कहां पर है, रेणुका झील कहां पर है। कड़ाइक नाल झील कहां पर है, कड़ाइक नाल झील कहां पर है। तो इन सब का जवाब दीजिए। जैसे बात करें शेषनाग झील, तो ये भी है जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील कहां पर है, ये है राजस्थान में। रेणुका झील कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। और कड़ाइकनाल झील कहां पर, तमिलनाडु में। कड़ाइकनाल झील के बारे में एक चीज याद रखेंगे, मानव निर्मित झील है। कैसी झील है, मानव निर्मित झील। कैसी झील, मानव निर्मित झील। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 15 देखिए। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। अभी मैंने पीछे 2-3 बार आपको बताया। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एक बार बताइए। अमरकंटक, जारगा, दिलवाड़ा या धूपगढ़। तो वो कौन सी है, धूपगढ़। अमरकंटक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़।
आगे चला जाए। 16, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? मदुरई नहीं, कोच्चि नहीं, मैंगलोर नहीं। इसका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? बोरा गुफाएं पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों में से स्थित है? हारसेल नहीं, नगरी नहीं, नल्लामाला नहीं, अनंतगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अनंतगिरी पहाड़ी। उसके बाद आगे चला जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारत का जुड़वा शहर, यानी जुड़वा शहर का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों साथ में ही शहर बने, नहीं, दोनों का विकास एक साथ हो रहा हो। जुड़वा शहर का मतलब ये हुआ कि दोनों शहरों का जो विकास हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एक साथ हो रहा है। और पास में ही दोनों शहर है, बहुत दूर नहीं है। अहमदाबाद गांधीनगर पास में ये तो है, हुबली और धारवाड़ ये भी, कटक और भुवनेश्वर ये भी, तो ये नहीं है। त्रिशूर और तिरुवला नहीं है। हालांकि ये केरल के शहर है लेकिन यह है नहीं। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? भारत के किस शहर को हम पूर्व का एथेंस के रूप में जानते हैं? इलाहाबाद, पटना, मदुरई या कोची? तो किसे जानते हैं? मदुरई को। किसे? मदुरई को। लेकिन अगर बात कर दे कि भारत का एथेंस कौन सा है, भारत का एथेंस, तो इसका सही जवाब है काशी। भारत का एथेंस कौन सा है? तो इसका सही जवाब है काशी। लेकिन बात कर दे पूर्व का एथेंस, वो भी भारत में स्थल तो हो जाएगा मदुरई। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। और आ गए हम आज के आखिरी प्रश्न पर। आज थोड़ी सी क्लास जल्दी समाप्त हुई है चूंकि तबीयत मेरा थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं। और इस प्रश्न को जवाब आप अपनी सोच समझ से दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? तो सबसे पहले हम भूटान को ही देख लें, भूटान की स्थिति कहां पर है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि भूटान के साथ किस राज्य की सीमा लगती है या किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं। यहीं पर है एक देश भूटान, ये भूटान। पश्चिम बंगाल यहीं पर है, तो पश्चिम बंगाल की तो लगती है। अरुणाचल प्रदेश यहीं पर पास में ही है, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है इसी के साथ। सिक्किम पास में है, ये मेघालय की सीमा नहीं लगती, मेघालय की सीमा नहीं लगती। ये मेघालय बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय की सीमा नहीं। तो याद रखेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और आज एक बेहतरीन लाइन सुन के जाइएगा, आप हमेशा पढ़िए। आपके आसपास में जीवन में रिश्तेदार आएंगे, कई लोग आएंगे, नए सपने आएंगे, लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़िएगा। यकीन मानिएगा, पढ़ाई वो चीज है जो आपकी घर की स्थिति दाएं से बाएं लाएगी। मैं बार बार कहता हूं, खुदकुशी करना और पछतावे में जीवन भर का फर्क होता है। कोई व्यक्ति अगर मेहनत नहीं किया, और बाद में आप अक्सर अपने समाज में देखते होंगे कि कई लोग पछताते हैं, पछताते इस वजह से हैं कि जिस समय उन्हें मेहनत करना था उस समय उन्होंने मेहनत नहीं किया। समय बीतने के बाद जब ये पढ़ाई का दौर, जो ये दौर है, अगर ये बीत गया और आपके ऊपर अगर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, तो फिर आप चाहकर भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप चाहोगे लौटना इस दुनिया में, फिर आना, फिर 12-15 घंटे पढ़ भी लोगे शायद आप, पर शायद तब ये संभव नहीं होगा कि आप उतना पढ़ पाए। इसी पर है कि वही शख्स मेरी लश्कर से दगा कर गया। लश्कर मतलब सेना, संगठन या परिवार या अपने दोस्तों के बीच का कोई एक, दगा मतलब विद्रोह करना। वही शख्स मेरी लश्कर से दगा कर गया, वही वही शख्स मेरी लश्कर से दगा कर गया, जीत कर सल्तनत जिसके नाम करनी थी। ये चीज हमेशा याद रखना, आप जीत कर सल्तनत जिसके नाम करने की सोच रहे हो, अभी आपका है,
इस पर बहुत फोकस मत कीजिए। आप पढ़िए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़िए, अपने सम्मान के लिए पढ़िए, अपनी जिंदगी के लिए पढ़िए, और यकीन मानिए दुनिया में हर चीज आपको एक बार धोखा देती है, आपकी परिवार और माँ सरस्वती आपको कभी धोखा नहीं देगी। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।